नमस्कार छात्रों। आशा है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहकर समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 9 एवं 10 के संयुक्त पाठ्यक्रम की पुस्तक साहित्य सागर का गद्य भाग का पाठ 6 पढ़ेंगे। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी नामक कहानी है। आप में से कई लोग संयुक्त परिवारों में रहते होंगे। प्रस्तुत घटनाक्रम इसी तरह के संयुक्त परिवार की कहानी है। एक अमीर घर की बेटी आनंदी तथा उसके देवर लाल बिहारी के मध्य हुए संवाद से उपजा यह विवाद है। इस कहानी से पता चलता है संयुक्त परिवार में चाहे वाद विवाद की स्थिति आ जाए, पर अंत में किसी न किसी की समझदारी से मतभेद खत्म हो जाते हैं। छात्रों, संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं, जैसे बच्चों के सर्वांगीण विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहन शक्ति, बड़ों का आदर तथा उनके निर्णयों का सम्मान करना बच्चा बचपन में ही सीख जाता है। यह कहानी स्त्रियों के मन की भावनाओं का कुशल चित्रण करती है कि किस तरह वे अपनी युक्ति व कला कौशल से बिगड़ती हुई बात को भी बना लेती है। आज हम हिंदी कथा जगत के सम्राट प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों द्वारा पाठक समाज को सकारात्मक दृष्टिकोण एवं नवनिर्माण की ओर प्रेरित किया है। इनका जन्म एवं प्रारंभिक जीवन इस प्रकार है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इस कारण इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करते करते इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उच्च पदों पर भी कार्य किया। बाद में ये नौकरी छोड़कर स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखते थे, इसलिए इनकी भाषा में उर्दू शब्दों की अधिकता मिलती है। इनकी भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रवाहपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है। ये ऐसे शख्स हैं जिनकी भाषा उनके स्वभाव की तरह सरल थी। उनकी भाषा हर किसी को समझ में आ जाती थी। उनकी लोकप्रियता भी उनकी भाषा शैली की वजह से ही थी। उनकी शैली बहुत आकर्षक थी एवं इसमें मार्मिकता भी थी। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक तथा विवेचनात्मक शैलियाँ उपलब्ध हैं। छात्रों, आप इनकी भाषा शैली बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका एक प्रश्न आ सकता है कि प्रेमचंद की भाषा शैली का वर्णन कीजिए या उसकी विवेचना कीजिए। प्रेमचंद हिंदी जगत के कथा सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, जो कि मानसरोवर नामक पुस्तक के 8 भागों में संग्रहित हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे, संस्मरण लिखे, निबंध लिखे, अनुवाद किया और नाटक भी लिखे। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, गोदान इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसकी कथा शैली पाठकों को बेहद आकर्षित करती है। इनके ज़्यादातर कहानियाँ ग्रामीण जीवन पर आधारित है, क्योंकि वे समझते थे, उनका सोचना था कि अधिकतर जनता भारत के गांव में रहती है, इसीलिए उनकी व्यथाओं को, उनके दुखों को इन्होंने
अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में प्रकट किया और बड़ी सच्चाई के साथ उनका वर्णन किया। प्रेमचंद की कई कहानियाँ, कई उपन्यास ऐसे हैं जो कि आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद का साहित्य के प्रति समर्पण को देखते हुए उनके नाम से भारत सरकार ने कई पुरस्कार जारी किए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सरकार ने नवोदित साहित्यकारों को उनके नाम से पुरस्कार दिए। भारतीय डाकतार विभाग ने एक टिकट जारी किया और साथ ही साथ वाराणसी ग्राम तथा अनेक जगह जहाँ पे प्रेमचंद ने नौकरी की या जहाँ पे वो रहे, उन जगहों पे भी उनके नाम से अनेक पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया और उनके नाम से एक कहानी लिखी। इसी तरह उनके जीवन के वर्णन कई साहित्यकारों ने अपने अपने कथाओं में किया। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनका देहांत हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं बड़े घर की बेटी कहानी। बड़े घर की बेटी प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों में होने वाली समस्याओं का चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि संयुक्त परिवारों में जरा जरा सी बात पर कलह हो जाती है, बात का बतंगड़ बन जाता है और फिर आपसी समझबूझ से बिगड़ती बात को संभाल भी लिया जाता है। बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद जी ने भारतीय संयुक्त परिवारों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से दिखाने का प्रयत्न किया है। यह कहानी शुरू होती है गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार बेनी माधव सिंह से। बेनी माधव सिंह जमींदार यानी गांव के मुखिया, नंबरदार का अर्थ होता है जनता से मालगुजारी वसूल करने वाला थे। उनके दादाजी किसी समय में बेहद अमीर व्यक्ति थे और गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, यानी जिसका रख रखाव अब मुश्किल था क्योंकि वो बहुत बड़े थे, लेकिन उनके दादाजी के यशगान गाते थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद वकीलों को फीस के रूप में दे चुके थे, क्योंकि उनकी जायदाद इतनी विशाल थी तो बेहद मुकदमे होते थे, कचहरी होती थी, जिसके कारण उन्हें फीस के रूप में वकीलों को एक मोटी रकम देनी पड़ती थी और इस चक्कर में उनकी आधी से ज़्यादा जायदाद उनके हाथ से जा चुकी थी। और उनकी वर्तमान आय यानी जो अब उनकी वर्तमान आय थी, वर्तमान उनके हाथ में जो पैसे आते थे वो 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी, यानी 1000 रुपये साल में उनके हाथ में आते थे। ठाकुर बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह था। उसने काफ़ी दिनों तक मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और उसके बाद उसने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब वह एक ऑफिस में नौकरी करता था। उनका छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह पहलवान था। पहलवान यानी सामान्य से दुगनी कद काठी का और सुदर्शन नौजवान था, यानी देखने में बड़ा आकर्षक था। उसका चेहरा भरा हुआ था और छाती चौड़ी थी, जैसे पहलवानों की छाती होती है। वह रोज सुबह उठ के 2 सेर ताजा दूध पी जाता था, लेकिन श्रीकंठ सिंह उसके एकदम विपरीत थे। वो उनका चेहरा मोहरा चमक से रहित था और उनका शरीर कमजोर और निर्बल था। ऐसा लगता था कि इन गुणों को उन्होंने बीए की डिग्री पर न्योछावर कर दिया, अर्थात बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया कि वो शरीर से दुर्बल हो गए और उनका चेहरा चमक से रहित हो गया। छात्रों, यह आज़ादी के पहले की कहानी है और उस समय बीए पास व्यक्ति बड़ा विद्वान माना जाता था। श्रीकंठ भी इस अंग्रेजी डिग्री के स्वामी थे, यानी उनके पास एक अंग्रेजी डिग्री बीए थी, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी रीति रिवाजों के, संस्कृति के समर्थक नहीं थे, बल्कि अक्सर
प्रबल रूप से उनकी आलोचना तथा अवहेलना किया करते थे। उनका स्वभाव भारतीय प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता को मानने वाला था। वे हमेशा भारतीय मूल्यों की प्रशंसा किया करते थे और दशहरे के दिनों में तो वे बड़े उत्साह से रामलीला का एक पात्र चुनकर उसमें अभिनय किया करते थे और उसमें शामिल भी होते थे। उनकी प्राचीन मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा अनुकरणीय थी। वे संयुक्त परिवार को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक समझते थे। संयुक्त परिवार के प्रति समर्थन उनकी विचारधारा में झलकता था। आजकल महिलाएं परिवार में मिलजुल कर रहने को नापसंद करती हैं, उसे वह जाति और देश के विकास के लिए अच्छा नहीं समझते थे। यही कारण था कि गांव की महिलाएं उनकी आलोचना करती थी और कोई कोई तो उन्हें निस्संकोच अपना दुश्मन भी समझती थी। उनकी पत्नी भी उनकी इस विचारधारा को पसंद नहीं करती थी। इसलिए नहीं कि उसको अपने परिवार के लोगों से घृणा थी या अपने सास ससुर देवर जेठ से उसका कोई मनोभेद था, बल्कि उसका विचार था कि यदि सहन शक्ति से ज्यादा कुछ हो जाता है, यानी बहुत सहन करने के बाद भी अगर परिवार के साथ निभाह करना मुश्किल होता है, तो रोज रोज झगड़े करने से अच्छा है कि अपनी गृहस्थी अलग कर ली जाए। अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए का अर्थ है कि अपनी गृहस्थी अलग कर ली जाए, अपनी समस्याएं अपने आप सुलझाई जाए। संयुक्त परिवार में रह के रोज झगड़ने से अच्छा है कि अलग अलग रह के सुख शांति से रहें। इस तरह आपस में प्यार भी बढ़ता है। पूरी कहानी का विवरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।